ओके देखो ध्यान दो। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर, एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारा हो गया था, 15 से स्टार्ट करते हैं। देखो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। सॉलिड देखो पहली बात, एड्सॉर्प्शन याद है तुमको जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, याद है? एड्सॉर्बेट कौन रहता है? एड्सॉर्बेट जो सरफेस पे रिएक्ट कर, जो सरफेस पे एड्सॉर्ब होता है वो एड्सॉर्बेट। सरफेस कौन प्रोवाइड करता है? एड्सॉर्बेंट, याद है ना? जो सरफेस प्रोवाइड करता है एड्सॉर्बेंट, बराबर, और जो आके एड्सॉर्ब होता है वो एड्सॉर्बेट। ठीक है, तो कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है अगर तुम्हारा एड्सॉर्बेट गैस है और एड्सॉर्बेंट सॉलिड है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एड्सॉर्बेट का स्टेट क्या है? एड्सॉर्बेट गैस, जो आके डिपॉजिट हो रहा है या फिर जो आके एड्सॉर्ब हो रहा है वो है गैस, और जिसके सरफेस पे आके डिपॉजिट हो रहा है वो क्या है? वो सॉलिड है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में क्लियर लिखा है। तो कौन सा? बहुत सारे ऐसा फैक्टर्स है, उसमें से एक फैक्टर है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, बराबर। एड्सॉर्बेट का नेचर, एड्सॉर्बेट कौन? डिपॉजिट होने वाला कि जो सरफेस प्रोवाइड करने वाला? डिपॉजिट होने वाला, बराबर। हाँ, तो ये इसका नेचर में क्या? बहुत सिंपल है, गैस है। तो एक लाइन में अगर मैं तुमको इसका मतलब आंसर बताऊं तो मतलब ऐसा है कि अगर जो गैस इजिली लिक्विफाई हो सकता है, लिक्विफाई समझ में आता है? गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बराबर। जो गैस इजिली लिक्विफाई होता है वो बहुत जल्दी एड्सॉर्ब हो जाएगा सरफेस पे। समझो मैंने बताया, यही चीज़ घुमा फिरा के यही चीज़ बोला जाएगा वहाँ पे। मैंने समझा क्या बताया? हम लोग पढ़ रहे नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, मतलब जो आके एड्सॉर्ब हो रहा है उसका नेचर। समझा? ये जब मैं इंक बोर्ड पे ऐसा लिखता हूँ, इंक से बोर्ड पे लिखा, तो बताओ एड्सॉर्बेट कौन है? इंक, जो आके चिपक गया उस पर वो एड्सॉर्बेट है, और बोर्ड एड्सॉर्बेंट। तो हम लोग किसका नेचर देख रहे हैं? एड्सॉर्बेट, वो इंक वाला दिख रहा है। मतलब इंक तो ये केस में लिक्विड हो जाएगा, वैसे हमारे केस में क्या है? वो गैस है ना, गैस। तो ऐसा, तो बोलने का सिंपल सा मतलब है जो भी गैस इजीली लिक्विफाई होता है वो इजीली एड्सॉर्ब भी होता है। सिंपल आंसर, बोलो समझा? जो गैस इजीली लिक्विफाई होगा वो गैस इजीली एड्सॉर्ब हो जाएगा। जो गैस इजीली लिक्विफाई नहीं होता है वो एड्सॉर्ब भी अच्छे से नहीं होने वाला है। समझा नेचर? बस इतना ही आंसर। चलो पढ़ लेते हैं। समझा मतलब क्या है? फिर पढ़ने का है, पढ़ो क्या? ऑल सॉलिड एड्सॉर्ब्स गैस टू सम एक्सटेंट। हर एक सॉलिड कुछ ना कुछ गैस को एड्सॉर्ब करता है कुछ ना कुछ एक्सटेंट पे, बराबर। आगे, it is observed that gases having high critical temperature easily and can be readily absorbed। बहुत हाई क्रिटिकल टेम्परेचर का इसका मतलब, इसका दूसरा मतलब यहाँ पे लिखा है, देखो इसका मतलब क्या? अच्छा मतलब तुमको यहाँ पे समझेगा, पढ़ो क्या? द गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया विच आर इजिली लिक्विफिएबल, मतलब जिसको इजिली लिक्विफाई कर सकते हैं, आर एड्सॉर्ब टू अ लार्जर एक्सटेंट, ज्यादा एड्सॉर्ब होने वाला है वो। समझा? उसी का मतलब ऊपर भी था। आगे, as compared to the gas such as नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये गैस के कंपैरिजन में जो ऊपर गैस लिखा है जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, जल्दी लिक्विफाई हो जाता है, बराबर। अगर लिक्विफाई जल्दी हुआ तो एड्सॉर्ब भी जल्दी होने वाला है। समझा? इजीली एड्सॉर्ब, इजी रहे, इतना कुछ हार्ड नहीं है। समझा ना? चलो पॉइंट नंबर 2 नेक्स्ट पढ़ो क्या है? सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है कि एड्सॉर्बेट प्रोवाइड करता है? एड्सॉर्बेंट, बेंट आया तो सरफेस एरिया प्रोवाइड किया, याद रखो, बराबर। तो ये सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है। खुद सोचो, जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन रहने वाला है, और जितना कम सरफेस एरिया उतना कम एड्सॉर्प्शन। अब जरा एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास एक मटेरियल है ऐसा, बड़ा देखते हैं इसका आंसर किसको आता है। एक मटेरियल है मेरे पास ऐसा, ये है तुम्हारा एड्सॉर्बेंट। ये क्या है? एड्सॉर्बेंट। क्या है ये? इसके सरफेस पे आएगा, समझो प्लैटिनम है या तो निकल पकड़ लो, रैनी निकल जो होता है ना ऐसा। हाँ, हाइड्रोजन गैस आता है इसके ऊपर ना, ऐसा ऐसा ये सरफेस प्रोवाइड करता है ना हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करने के लिए। ये केस है। दूसरा केस ये है कि यही जो इतना बड़ा निकल का जो सरफेस था इसको चूरा कर दिया पूरा, बराबर एकदम, और यहाँ पे बना दिया निकल है। समझ आ रहा है? यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर रहे हैं क्या? ये निकल है, एक निकल का चूरा चूरा कर दिया, पाउडर फॉर्म है, बराबर, फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म, बहुत एकदम पतला पतला है, बराबर। और दूसरा है ये ऐसा सरफेस। बोलो ज़्यादा अच्छे से एड्सॉर्प्शन कहाँ होने वाला? कहाँ? इसमें क्या पाउडर फॉर्म है? तुम लोग ऐसे सोच के पाउडर फॉर्म बहुत छोटा दिख रहा है, इसमें जल्दी नहीं होएगा, बड़ा दिख रहा है, इसमें अच्छे से हो जाएगा, ऐसे सोच रहे हैं। अरे इसका ही पाउडर जितना इधर वॉल्यूम है ना, जितना ये है, इसको पूरा अक्खा चूरा चूरा कर दिया है। अब थोड़ी सा डॉट डॉट बनाते बैठेगा वहाँ पे, समझो ना। अभी बोलो किधर होने वाला है पाउडर? कैसे? पाउडर ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, पाउडर का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा रहेगा।
समझ में आ रहा है क्या? क्यों पाउडर का सरफेस एरिया इससे ज़्यादा है? खुद दिमाग लगाओ। देखो ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो ग्रानी निकल के सरफेस पे आया हुआ है, बराबर, किधर आएगा वो सरफेस पे आएगा? इधर आएगा, पीछे आएगा, बाजू में आएगा, इधर आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, बराबर। लेकिन जब उसको चूरा चूरा कर दिया तो ये समझा रहा अंदर एक, ये अभी इमेजिन करो कुछ ऐसा, देखो ये समझो तुम्हारा ये सरफेस था ना ऐसा, इधर आ सकता है हाइड्रोजन गैस, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, यहाँ आ सकता है, इधर आ सकता है। जब मैंने इसको चूरा चूरा कर दिया तो अंदर के इधर के एटम से ना यहाँ के ये भी तो आ गए ना बाहर। अब इसके सरफेस भी रिएक्शन, इसके सरफेस भी आ सकता है ना हाइड्रोजन। पहले सिर्फ यहाँ के एटम्स के सरफेस पे आ रहा था ना, अभी अंदर जो भी इधर भी तो बहुत ज़्यादा एटम तो इधर अंदर उल्टा है। जब पूरा निकाल दिया तो समझा क्या लॉजिक, समझ में कैसा आ रहा है? तो फाइनली डिवाइडेड सरफेस, इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा रहता है, फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा, और इसका सरफेस एरिया इसे कंपैरिजन में कम रहता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन। एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। शुगर देखा, शुगर देखा ही रहेगा, समझ रहा है? पानी में मिक्स किया, जैसे डालेगा वैसे ही करेंगे, वैसे ही हो जाता है क्या? वैसे थोड़ा स्टिर करना पड़ता है उसको, बराबर। एक दूसरा ऑप्शन, पीटी शक्कर मालूम है क्या तुमको? जो पाउडर रहता है, पाउडर, उसको पानी में डालो और स्टिर करो, दोनों को स्टिर करो, जल्दी कौन डिजॉल्व होएगा? पाउडर फॉर्म, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। समझा लॉजिक क्या है? सिंपल सा कंसेप्ट है वही। तो जो ये वाला है, ये देख रहे पाउडर, मतलब बोलने का इसका यहाँ पे सेकंड पॉइंट का पूरा मतलब यही बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, देख रहे हैं ना? एड्जॉर्बेंट मतलब जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जिसके सरफेस पे कोई आके रिएक्शन करता है। ये अगर फाइनली डिवाइडेड है तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा ही कम, ज़्यादा, और इधर कम। समझा गया? बोलने का क्या मतलब है? ज़्यादा सरफेस एरिया, ज़्यादा एड्जॉर्प्शन, सिंपल। ज़्यादा कुछ यही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। पढ़ते चलो, पढ़ो क्या है? एड्जॉर्प्शन इज अ, कड़ी पढ़ाया ना तुमको। और एब्जॉर्प्शन क्या है? बल्क फिनोमेना। ये सरफेस फिनोमेना ना एड्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ए बी वाला कल पढ़ाया ना, वो क्या रहता है? बल्क, अंदर तक जाता है पानी, याद है चौक में? आगे नेक्स्ट किधर थे हम लोग? हाँ, हेंस एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन increases with the increase in the surface area of adsorbent। सरफेस एरिया बढ़ाओ, एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। एग्जांपल पढ़ो क्या है? फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस ये है, और रफ सरफेस, रफ समझा? रफ सरफेस में आता है दीवार, पेंट नहीं मारा रहेगा, जब से प्लास्टर वेस्टर हुआ रहता है तो रफ रहता है ना, पेंट मार दिया थोड़ा, उसके कंपेरिजन थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, अभी भी रफ ही देखा जाए तो, बराबर। हाँ, तो रफ सरफेस। और क्या है? कोलॉइडल सरफेस। कोलॉइडल पढ़ाऊंगा, एड्जॉर्प्शन एंड कोलॉइड से हमारा चैप्टर का नाम है कोलॉइड्स। 3rd 4th लेक्चर में मिलेगा तुमको कोलॉइड, और कम से कम 6-7 लेक्चर लगेगा कंप्लीट करने, बड़ा चैप्टर है। तो कोलॉइड्स आगे पढ़ाऊंगा। तो जैसे कि क्या बताया? फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस, या फिर दूसरा क्या? रफ सर, जैसे कि समझो घर बनाने के टाइम पे याद है ब्रिक्स लगते हैं, ईटा ब्रिक्स, बराबर। हाँ, पानी मारते ना उस पर, ऊपर मारेंगे पानी, नीचे पानी पहुंच ही नहीं पाता है, आधे में ही वो एड्जॉर्ब कर लेता, पूरा का पूरा खींच लेता है ना पानी, बराबर। तो वो रफ सरफेस हो गया, एग्जांपल, बराबर। ठीक है, कोलॉइडल आगे बताऊंगा, कोलॉइडल सोल्यूशन वगैरह आता है। आर गुड, पढ़ो, आर गुड एड्जॉर्बेंट एज दे प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया फॉर, सिंपल है। अरे केमिस्ट्री बहुत सिंपल रहता है, सिंपल है, समझा? आगे नेक्स्ट पढ़ो क्या है? नेचर ऑफ, ये था सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट भी वही पॉइंट है, एड्जॉर्बेंट का नेचर, मतलब जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है उसका नेचर। अगर एड्जॉर्बेंट ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, एड्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा। यही पॉइंट इधर भी, कुछ नया नहीं, पता नहीं इसको अलग पॉइंट क्यों बना दिया। पढ़ो क्या है? substance which provide larger surface area for a given mass are effective as adsorbent and absorb appreciable volume of gases। समझा? बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा। अरे एक ही मतलब हो ना, ऊपर से तो मतलब है, यहाँ पे भी एक पॉइंट और, सिलिका जेल एंड चारकोल आर इफेक्टिव एब्जॉर्बर। ये दो जो है, ये कैसा? ये इफेक्टिव एब्जॉर्बर। चारकोल तो कल आ चुका है, एनिमल चारकोल ही पढ़ा था अपन ने, पढ़ा था ना? हाँ। सिलिका जेल मालूम है क्या रहता है? ये एक्चुअल में मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है, मतलब जहाँ भी सिलिका जेल रखा रहेगा ना, मतलब उसके आजू बाजू बहुत कम मॉइस्चर रहता है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है पूरा सिलिका जेल। समझा रहा पॉइंट क्या है? आगे आएगा, यहाँ पे सिखाऊंगा, आगे पॉइंट है इसका। सिलिका जेल, चारकोल तुमको मालूम ही है ना, कोयला, चारकोल मालूम है, बराबर। तो ये सब जितना भी गैस रहता है ऑलमोस्ट सब गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, मालूम है ना, कल पढ़ाया तो था, बराबर। आओ नेक्स्ट पढ़ो क्या है? टेम्परेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट सरफेस। एड्जॉर्बेंट सर मतलब बोर्ड का टेम्परेचर कि इंक का टेम्परेचर? एड्जॉर्बेंट सरफेस का टेम्परेचर बोल रहे हैं ना, बोर्ड का सरफेस कि इंक का सरफेस? बोर्ड का। अगर बोर्ड जितना ठंडा रहेगा ना, जितना ठंडा रहेगा उतना इजीली मैं लिख सकता है उसके ऊपर, मतलब उतना इजीली वो इंक उस पर चिपक जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब लो टेम्परेचर पे एड्जॉर्प्शन अच्छा हो रहा है कि हाई टेम्परेचर पे?
लो टेम्परेचर, सिंपल यही पॉइंट है, और कुछ घुमा फिरा के नहीं, सिंपल एक सिंपल कंसेप्ट पढ़ो। एड्सॉर्प्शन इज अ, नहीं किधर किधर पढ़ते हैं ये वाला, हाँ पढ़ो। एड्सॉर्प्शन इज अ, हाँ अकॉर्डिंग टू ली चैटलस प्रिंसिपल इट इज फेवरेबल एट, बताया ना, लो टेम्परेचर रहेगा तो बहुत इजीली इंक चिपक जाएगा उसके ऊपर और इजीली एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। आगे, हेंस द अमाउंट ऑफ गैसेस एड्सॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, समझा, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाओ, बढ़ाएंगे टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम करो एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा, उल्टा रहता है ना, इनवर्स में तो ऐसा रहता है, समझा पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, प्रेशर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ईजी है। प्रेशर ऑफ गैस, वैसे मैंने जो एग्जांपल लिया यहाँ पे इंक का और बोर्ड का, वो एग्जांपल यहाँ पे सूट नहीं होता है, बोलो क्यों? हाँ क्योंकि गैस है, एड्सॉर्बेंट क्या है, सॉरी एड्सॉर्बेट क्या है, गैस ना, समझा। और एड्सॉर्बेंट तो बराबर फिट होता है, एड्सॉर्बेंट तो सॉलिड ना, ठीक है चलेगा, समझो, समझना इसी तरह, इसलिए बता दिया और क्या। प्रेशर ऑफ गैस, खुद सोचो, गैस का प्रेशर ज़्यादा है तो वो इजीली एड्सॉर्ब हो जाएगा, या फिर गैस पे प्रेशर कम रहेगा तो इजीली एड्सॉर्ब हो जाएगा? ज़्यादा प्रेशर, सिंपल ऑब्वियस आंसर, समझा। कोई भी एक सरफेस है, और एक समझो एक सरफेस है जिसको कंटेनर के अंदर बंद करके रखा हुआ है, और कंटेनर के अंदर गैस है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है गैस का, तो बहुत इजीली अंदर घुस जाएगा ना गैस, बहुत इजीली सरफेस पे आ जाएगा ना, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, समझा, अरे इजी ना। हाँ, ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो गैस, मतलब ज़्यादा प्रेशर रहेगा अगर एड्सॉर्बेट का, तो वो एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे बहुत इजीली आ जाएगा, सिंपल आंसर। चलो पढ़ते हैं, पढ़ो क्या। एट एनी टेम्परेचर द एक्सटेंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब इज इनवर्सली, so is increases with the increase in pressure, प्रेशर बढ़ाओ तुम्हारा एड्सॉर्प्शन बढ़ते बढ़ते जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, अभी तो बताया प्रेशर बढ़ाओ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर बढ़ा एड्सॉर्प्शन बढ़ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बराबर। थर्ड पॉइंट, हाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे और तुम्हारा एड्सॉर्प्शन बढ़ते बढ़ते जाएगा, एक टाइम आएगा जब तुम्हारा पूरा का पूरा सरफेस, बोर्ड का सरफेस भर गया है गैस के ऊपर से, ये बोर्ड का सरफेस है, इसमें गैस आके एड्सॉर्ब हो चुका है, समझा, और बढ़ाओ प्रेशर, और कुछ होएगा अभी, सरफेस ही भर गया, कहाँ लाएंगे उसके ऊपर, क्योंकि कौन सा फिनोमिनन है, सरफेस भर गया, तो और क्या करेंगे, समझा। तो एक बार हाई प्रेशर आ गया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, और तुम्हारा गैस ऑलरेडी एड्सॉर्ब हो गया, तो वो पूरा का पूरा सरफेस ऑक्यूपाई हो जाता है ना, अब कुछ जगह बचा है क्या एड्सॉर्प्शन के लिए, तो हाई प्रेशर पे एक टाइम बाद तुम्हारा एड्सॉर्प्शन फिर से उतना ही हो जाएगा, फिर वहाँ पे हाई प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, समझा। बोलो, अरे सो रहे हो क्या, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। लास्ट पॉइंट जल्दी, एट हाई प्रेशर द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ना, प्रेशर बढ़ना लो, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर बढ़ाएंगे उसके बाद तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर आगे, एज द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज फुल्ली कवर्ड बाय एड्सॉर्ब्ड गैस मॉलिक्यूल, समझा। इजी था ना पॉइंट, हार्ड लगा तुमको, इजी है ना, अरे बहुत इजी है। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट में क्या देखा अपन ने यहाँ पे, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट लिक्विफाई, अगर गैस, वो गैस जो इजीली लिक्विफाई हुआ वो अच्छा एड्सॉर्प्शन, वहाँ पे अच्छा से एड्सॉर्ब होता है ना। फिर बड़ा सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करो, अच्छा एड्सॉर्प्शन रहेगा। फाइनली डिवाइडेड यूज करेंगे तो और ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होने वाला है। फिर पढ़ा टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना कम रखेंगे उतना अच्छा एड्सॉर्प्शन होता है। फिर पढ़ा अपन ने प्रेशर ऑफ गैस, जितना ज़्यादा गैस का प्रेशर उतना अच्छा एड्सॉर्प्शन, यही तो पॉइंट है और क्या है, समझा। आगे आओ, नेक्स्ट क्या है, हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है, Why finely divided substance are more effective as adsorbent, मतलब तुमको पहले तो सिखा दिया मैंने ना, अरे पहले सिखा दिया इसका आंसर, ये दोनों में से अच्छा एड्सॉर्बेंट कौन है, फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस, क्यों है तुमको सिखा दिया ना, पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया तुमको, समझा। मालूम है ना अभी क्या सिखाऊं मैं तुमको, सिखा दिया है, जस्ट पढ़ना है हमको, ये एक ही आंसर है, फाइनली डिवाइडेड एड्सॉर्बेंट अच्छा इसलिए है क्योंकि क्या ज़्यादा प्रोवाइड करता है, सरफेस एरिया, समझा। एड्सॉर्प्शन में सरफेस एरिया तो चाहिए हमको, समझा, बस यही आंसर। चलो पढ़ते, पढ़ो क्या, एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस, घुमा फिरा के एक ही पॉइंट आएगा, लास्ट में तुम लोग एक ही कंक्लूजन पे आएंगे कि फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस प्रोवाइड करता है ज्यादा सरफेस एरिया, इसके लिए ज्यादा एड्सॉर्प्शन, बस पढ़ो। एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिनन, हेंस द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स किस पे, डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, बेंड ना, हाँ एड्सॉर्बेंट। आगे पढ़ो, एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस, दो बार लिख दिया, इंक्रीजेस इन द सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, समझा। अरे दो बार लिख दिया था वहां पे, समझा, सरफेस एरिया ऑफ, है ना, समझ जाओ। एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, मालूम है, वही तो आ रहा ना पॉइंट घुमा फिरा के। नेक्स्ट उसके बारे में, फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड सब्सटेंस प्रोवाइड larger surface area for a given mass, hence finely divided substance is more effective, वही समझा ना, तो वही तो बताया था, घुमा फिरा के एक ही बात तो हुआ, finely divided substance क्या प्रोवाइड करता है, ज्यादा सरफेस एरिया, इसके लिए ज्यादा एड्सॉर्प्शन, सिंपल।
नेक्स्ट पढ़ो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के क्या क्या कैरेक्टर, कल ऑलरेडी बहुत कुछ एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग है ना, अब जस्ट कैरेक्टर, कुछ नया पॉइंट तुमको यहाँ देखने नहीं मिलने वाला है, जो पढ़ चुके वही पॉइंट यहाँ पे रिपीट होगा, इसलिए बताने की जरूरत नहीं, पढ़ के बताता हूँ तुमको। चलो पढ़ो, एक पढ़ो, बताने का जरूरत है, मालूम है नहीं, क्या बताओ तुमको। नेक्स्ट, ये भी बताओ क्या, वही तो घूम रहे कभी से, वही तो फाइनली डिवाइड घूम रहा है। नेक्स्ट पढ़ो, इट इन्वॉल्व्स फिजिकल फोर्स, ये कल का पॉइंट है। दो टाइप का एड्सॉर्प्शन, कौन सा, फिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। फिजॉर्प्शन में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स, और एक नाम लंडन फोर्स, और एक नाम डिस्पर्जन फोर्स, मालूम है तुमको। एक और दूसरे टाइप का एड्सॉर्प्शन क्या था, केमिजॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन में कौन सा बॉन्ड बनता है, और एक ऑप्शन है, वही लिखा है, कुछ नया नहीं है, जल्दी पढ़ो। इट इन्वॉल्व्स फिजिकल फोर्स जैसे कि वैन डर वाल्स फोर्स, या फिर दूसरा क्या, केमिकल फोर्स जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी आ सकता है, आयनिक बॉन्ड भी आ सकता है। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, ये भी तुमको मालूम है, ये भी मालूम है, ये पॉइंट भी आ चुका है बराबर। एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे आता है, तो एड्सॉर्बेट जब एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे आएगा तो एड्सॉर्बेट का कॉन्सेंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा कि अंदर ज्यादा, सर क्योंकि सरफेस पे आता है वो, बराबर ना, यही पॉइंट पढ़ो। Adsorbate is always present in higher concentration on the surface of absorbent than in the bulk. bulk अंदर के कंपैरिजन में ऊपर ज्यादा रहता है, क्योंकि ऊपर ही तो आके डिपॉजिट होता है, अंदर जाता ही नहीं है। बोलो, मालूम है ना, ठीक है। नेक्स्ट, इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये क्या पढ़ा है आज ही तो पढ़ा, किधर गया, हाँ यही तो है, इस पे डिपेंड करता है ना। कम टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन अच्छा कि ज्यादा टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर अच्छा है, टेम्परेचर पे डिपेंड, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, अभी तो पढ़ा है। गैस का जितना ज्यादा प्रेशर उतना अच्छा है एड्सॉर्प्शन, मालूम है तुमको बरा। सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, सिंपल बरा। एक लास्ट पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ हीट, ये भी मालूम है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मालूम है, कल पढ़े थे ना अपन ने। 20 to 40 किलो जूल ऑफ हीट निकलता है कहाँ से, फिजॉर्प्शन में से, और केमिजॉर्प्शन में 40 से 200 किलो जूल, याद है ना, हीट निकला ना। कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, एड्सॉर्ब। अब थोड़ा टेक्निकल पॉइंट, आज अभी थोड़ा डेरिवेशन वाला पॉइंट चालू होता है, पढ़ लो क्या है, क्वेश्चन पढ़ो क्या है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये क्या है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, वैसे यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन देखने वाले हैं, एक रिलेशन देखेंगे, किसके वर्सेस क्या रिलेशन, जरा यहाँ पे ध्यान दो, डायरेक्ट फॉर्मूले से बताता हूँ। इधर देखो, x जो है ना, x वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्सॉर्ब्ड, या फिर गैस का लेंगे तो गैस एड्सॉर्ब, जो भी है। x का मतलब, ये पहले देखो तो ही तुमको ये समझ में आएगा। x का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्सॉर्ब। m मतलब पर्टिकुलर मास में एड्सॉर्ब हुआ है, पूरे का मतलब है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। किस पे आके एड्सॉर्ब होता है, एड्सॉर्बेंट, तो मास किसका रहेगा, एड्सॉर्बेंट के पर्टिकुलर मास पे एड्सॉर्ब होने वाला है ना। पूरा जरा सुनो, x का नाम क्या था, अरे पूरा नाम बताओ, मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब। जैसे यहाँ पे गैस लिया है, तुम लोग उसको सब्सटेंस बोल सकते हैं, क्योंकि गैस रहेगा तो प्रेशर लेना पड़ेगा, और जैसे समझो कोई सोल्यूशन लिक्विड रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग सब्सटेंस बोलते हैं बरा। गैस या फिर लिक्विड बोलेंगे तो भी चलेगा बरा। तो x क्या बताओ, मास ऑफ गैस और लिक्विड एड्सॉर्ब, ऐसा बोलो, समझा। m क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट बराबर। तो x बाय m को बोलो, क्या बोलेंगे, x बाय m को क्या बोलेंगे, मास ऑफ गैस और लिक्विड एड्सॉर्ब पर यूनिट मास। अरे नीचे m आया ना, पर यूनिट मास, किसका मास है, एड्सॉर्बेंट का है, मालूम है ना। अच्छा, ये हुआ x बाय m, समझा। x बाय m क्या है, मास ऑफ गैस और लिक्विड एड्सॉर्ब, सॉरी हाँ राइट ना, मास ऑफ गैस और लिक्विड एड्सॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। इसका रिलेशन किसके साथ, इसका रिलेशन इक्विलिब्रियम प्रेशर, या फिर इसका रिलेशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तुमको मोलारिटी सब कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने बराबर। हाँ, तो जब तुम लोग x बाय m मतलब मास ऑफ सब्सटेंस, या फिर मास सब्सटेंस में कौन कौन आता है, गैस या फिर लिक्विड लेंगे बराबर। मास ऑफ सब्सटेंस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट का रिलेशन किसके साथ, कॉन्सेंट्रेशन या फिर इक्विलिब्रियम प्रेशर। ये टाइप का जो रिलेशन रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, समझा। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या आने वाला है, यहाँ पे रिलेशन आएगा, क्या आएगा, रिलेशन किसके बीच में, बोलो क्या बोलते हैं इसको, बोलो, मास ऑफ गैस और लिक्विड एड्सॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, किसके साथ रिलेशन, इक्विलिब्रियम प्रेशर या फिर कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम, कॉन्सेंट्रेशन ठीक रहेगा बराबर, समझा। ये इनका जो रिलेशन है, यही क्या है, यही है तुम्हारा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म।
समझा क्या बताया मैंने तुमको? चलो अब पढ़ते तो और क्लियर मालूम पढ़ो क्या? द रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देखो आगे ना वर्ड सब्सटेंस, बोलो कौन कौन आएगा? गैस या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्सॉर्ब्ड पर यूनिट पढ़ो तो मास पर, दो बार लिख दिया वापस, सब्सटेंस एब्सॉर्ब पर यूनिट मास, पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट ना, समझा? ये क्या है? इसका मतलब x बाय एम की पी है, x बाय एम बराबर ना, मास ऑफ सब्सटेंस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। हाँ, एंड पढ़ो, ये देखो इधर लिखा है रिलेशन निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं? रिलेशन ना, रिलेशन किसके बीच में मालूम है ना? रिलेशन x बाय एम के बी, x बाय एम का रिलेशन किसके साथ? p के साथ, या तो x बाय एम का रिलेशन c के साथ, इसको ही बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, बराबर ना? चलो एक बार फिर से चालू करो, बिना देख के बोलो, आना चाहिए तुमको। पढ़ो क्या? द रिलेशन बिटवीन मास ऑफ सब्सटेंस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, किसके साथ रिलेशन? एंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर इन केस ऑफ गैस रहेगा तो इक्विलिब्रियम प्रेशर लो, लिक्विड रहेगा तो क्या लेंगे? कॉन्सेंट्रेशन। आगे, और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन ऑफ, अब ले सर कॉन्सेंट्रेशन में लिक्विड नहीं बोला, अरे कॉन्सेंट्रेशन इन केस ऑफ सॉल्यूशन बोल दिया ना, मतलब लिक्विड समझ जाओगे तुम लोग वहां पे, समझा? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? ये एक रिलेशन है, किसके बीच का रिलेशन? भूल गए? किसके बीच का रिलेशन? x बाय एम का रिलेशन किसके साथ? p के साथ, या तो x बाय एम का रिलेशन, ठीक है? अच्छा, गैस रहेगा तो किसके साथ रहेगा रिलेशन? p के साथ, और लिक्विड रहेगा तो c के, c मतलब कौन? आता तो बोलते क्या को नहीं, समझा? चलो स्टार्ट करते हैं, क्या है? हाँ पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, बराबर? फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? ये बहुत सिंपल है, ये जो रिलेशन है जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का है, किसने बनाया था? फ्रेडलिक। क्या रिलेशन है? तुम्हारे सामने पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। x बाय एम फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं है, जस्ट दिया है फॉर्मूला, तो वैसे यूज करेंगे। x बाय एम का फॉर्मूला क्या रहेगा? k इंटू पी रेस टू 1 बाय एन। k और n कांस्टेंट है, क्या है? k और n वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे और भी चीजों पे डिपेंड करता, बताऊंगा आगे, बराबर? अभी के लिए समझो, k और n क्या है? तुमको x तो मालूम ही है, बोलो क्या है x? मास ऑफ, इस फॉर्मूले के लिए x क्या रहेगा? गैस की लिक्विड गैस, पूरा पढ़ो। मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब, m क्या है? मास ऑफ एड्सॉर्बेंट ना, पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट बोल सकते हो। ये समझ में आ गया है, ये भी समझ में आ गया है। p तुमको मालूम है क्या है? p इक्विलिब्रियम प्रेशर, ठीक है? मैंने बताया k और n क्या है? जो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, और भी चीजों पे डिपेंड करता है, देख लो, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है, समझा? क्या है? हो गया पूरा, बराबर? बताओ रिलेशन याद है तुमको? x बाय एम इज इक्वल टू k p रेस टू 1 बाय n। कांस्टेंट कौन कौन था? k और n। डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर पे, और एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। x क्या था? मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, m क्या था? मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। x बाय m क्या है? मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है? चलो इतना समझ में आया? हाँ, अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, x बाय एम का ग्राफ प्लॉट करेंगे वर्सेस p, x बाय एम वर्सेस ग्राफ प्लॉट करेंगे, बराबर? तो y एक्सिस पे आएगा x बाय एम और x एक्सिस पे आएगा p, बराबर? तो जब इसका ग्राफ प्लॉट किया, कुछ ऐसा ग्राफ मिला। ये ग्राफ को ऑलरेडी तुमको सिखा दिया मैं, देखो बता दो, तुमको याद आएगा, दिमाग लगाओ जरा। x बाय एम समझा क्या है? मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ, मतलब एड्सॉर्प्शन हो रहा है ना, गैस आके एड्सॉर्ब हो रहा है पर्टिकुलर मास पे। जब कम प्रेशर है, समझो मैं इधर देख रहा हूं, इधर प्रेशर कम है, प्रेशर कम है, तो बताओ एड्सॉर्प्शन भी कम ही है ना? अरे इसको मालूम ना कैसे करते हैं? ये इधर तक लेके जाते हैं तो इधर मालूम पड़ेगा इतना ही एड्सॉर्प्शन है, प्रेशर और बढ़ाया, एड्सॉर्प्शन और बढ़ गया ना, प्रेशर और बढ़ाया, एड्सॉर्प्शन और बढ़ गया, अब बढ़ाओ प्रेशर, उतना ही रहेगा। सिखाया था ना तुमको पहले, एक हाई टेम्परेचर पे जाने के बाद तुम्हारा एड्सॉर्प्शन उसके बाद नहीं होने वाला है, जैसा है वैसे का वैसे ही रह जाएगा। पढ़ाया था तुमको यहाँ पे मैंने, प्रेशर ऑफ गैस में, समझा? वो ग्राफ को स्टडी करो, खाली रट्टा नहीं मारना है, समझा क्या लॉजिक है? चलो आगे बढ़ते हैं, समझा इतना क्या है? ठीक है, अब ये फॉर्मूला बोलो कब लगेगा, सिखा दिया तुमको, जस्ट बोलो फटाफट। हाँ, जब तुम्हारा सोल्यूशन तुम लोग यूज करेंगे ना, मतलब लिक्विड रहेगा तो, ठीक है? तो वो टाइम पे क्या यूज करने का? C मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन तुमको यूज करना पड़ेगा, मोल पर लीटर या फिर मोल पर डीएम क्यूब, बराबर? मोलारिटी, समझा लॉजिक क्या है?
चलो अब थोड़ा मैथ्स लगाते हैं। लॉग आता है, लॉग सबको मालूम है। लॉग में अगर इनटू रहेगा तो क्या हो जाता है वो प्लस, और अगर डिवाइड रहेगा तो माइनस। इस इक्वेशन में आजू बाजू लॉग लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। तो लॉग ऑफ एक्स बाय एम आ जाएगा और लॉग ऑफ फुल आरएचएस आ जाएगा। क्या आरएचएस के अंदर दो दो पार्ट इनटू में है, प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट का रूल लगेगा जिसमें इनटू क्या हो जाता है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब के देखो लॉग के अलग, लॉग ऑफ सी रेज टू 1/n अलग, प्लस में आ जाएगा दोनों। एक और रूल है लॉग का, लॉग में कोई भी एलिमेंट के ऊपर पावर है तो वो पावर आ जाता है पीछे। वो पावर किधर आता है, ये सिखाया रहेगा तुमको, मैंने शायद सिखाया ना, ये रूल है। लॉग ऑफ a रेज टू b होता है b log a, सिखाया हुआ चीज है ना, ये सब चीज सिखाया मैथ से, सब जगह मैथ्स लगता है। समझा क्या है? तो समझा ये चीज कहां से आया, बोलो। अब लगाते हैं मैथ्स वापस, मैथ्स पूरा डेरिवेशन जितनी का उधर मैथ्स से लगता है पूरा। देखो याद करो, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का। कहां से पास होने वाला, ओरिजिन से पास। क्या मैथ्स पढ़ा तुम लोगों ने, ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इज इक्वल टू एम एक्स। ये तो है इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप और y इंटरसेप्ट भूल गए, अरे याद नहीं आ रहा, याद पढ़ाई करो जरा घर पे थोड़ा। ये स्लोप है, ये इंटरसेप्ट है। इसका ये इक्वेशन के लिए स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है, कुछ मालूम है तुमको, इसको बोलते हैं c, इसका स्लोप रहता है m, समझा है? ऐसा होता है ना ग्राफ। हाँ जरा इसको ना हमारे इक्वेशन से कंपेयर मारो, y के जगह बताओ तुमको क्या दिखाई दे रहा है। अरे ग्राफ बनाया नहीं मैं, दूसरा ग्राफ, ठीक है चलो बना देते हैं इधर। देखो चलो पहले इधर रिलेट मारो, तुमको ग्राफ बना के मैं ऐसे बना के दिखाता हूँ। y के जगह कौन है, इसको देखो इक्वेशन 3 को ध्यान से, लॉग ऑफ, ये y के जगह पे आ रहा है बराबर, ये किसके जगह पे आ रहा है, लॉग ऑफ x बाय m, ठीक है। अच्छा mx कौन है, 1/n log c की log के, दिमाग नहीं चलता तुम्हारा। दो टर्म इधर दिखाई दे रहा है, ये दो टर्म है इधर है ना, तो बोलो क्या आएगा, 1/n log c बराबर है। अच्छा ये अकेला टर्म c के जगह कौन आएगा, इतना मैथ्स करना सीखो जरा, ये सब आना चाहिए, साइंस के बच्चों को आ जाना चाहिए सब चीज, 11th की एकदम स्टार्टिंग में आ जाना चाहिए। समझ में आया क्या हुआ, मैंने एक मैथ्स का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को कंपेयर कर दिया मेरे इक्वेशन से। अब ग्राफ बनाते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं, जरा ग्राफ को देखो। ग्राफ जो मैंने बनाया मैथ्स के हिसाब से देखते हैं ग्राफ कैसे आता है। ये कहाँ का है, मैथ्स का ग्राफ है, ये दिखा है, ये इक्वेशन का ग्राफ है ना, ऐसा स्ट्रेट लाइन का। चलो हमारा जो इक्वेशन आया इसका भी एक ग्राफ बना के लेते हैं, समझा, रब कर दो इसको। देखो या तो नीचे बना देते इधर, देखो। तो जब भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे मेरे को बताना कौन किधर आएगा, देखते तुमको समझ में आया क्या कुछ इसमें से। चलो बताओ फटाफट। ये अगर y है, इधर क्या लिखो, log x बाय, मैं कोई तो बोला उधर गलत आंसर ना, log ऑफ x बाय y के जगह इधर log x बाय m, तो ये ऐसा आएगा ना। अगर ये x एक्सिस है, बोलो इधर क्या लिखूं, इधर बोलो क्या लिखूं, log c। किधर से आ रहा है log c, किधर दिख रहा है बताओ जरा तुमको, यहाँ पे क्या लिखूं, log k लिखूं कि log c लिखूं, क्यों log k लिख रहे बताओ, क्यों आया बताओ, log k लिखूं या फिर log c लिखूं, क्यों लिखूं ये बताओ पहले, log c लिखूं क्या, log c क्यों लिखूं ये बताओ, x के जगह पे, तो इतना क्या सोच रहे कभी से, log ऑफ c कंफ्यूज करेगा, तुमको बोलना चाहिए यही रहेगा सर, समझा। log c x हो गया y हो गया बराबर है, ठीक है, ये दिखाई देता है c। अच्छा पहली बात अपना ये जो है इसका अगर इसके वर्सेस log ऑफ x बाय m वर्सेस log c का ग्राफ बनाऊं तो क्या ऐसा ही ग्राफ आएगा जैसा ऊपर आया वैसे ही आएगा ना। अब देखो ना मैच हो रहा है पूरा, तो ये तुम्हारा ग्राफ ऐसा आएगा बराबर है, क्लियर है। इसमें मुझे तुम लोग स्लोप बता सकते क्या, जैसे ये स्लोप m था, इधर बताओ स्लोप कौन है, 1/n। चलो इतना तो आने लगा है तुमको थोड़ा थोड़ा, 1/n बराबर। c आएगा बताने, c बताओ, c, अच्छा c की जगह पे log के, समझ में आ गया, समझा, ऐसा पढ़ने का रहता है, समझा कैसे हुआ। चलो तो ये हो गया हमारा। तो इसका मैंने तुमको ग्राफ बना के दिखाया, कैसे ग्राफ आया वो भी तुमको सिखा दिया। ये रब क्यों कर रहा है, क्योंकि तुमको खुद से याद होना चाहिए, वो जो मैंने रब कर दिया वो तुम्हारा माइंड में फिट हो जाना चाहिए वो चीज़ कैसे हुआ है, समझा। हाँ तो हम लोग ने इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया, इसके बारे में ही पूरा पॉइंट रहेगा, 4, 5, 6 जो भी रहेगा बराबर। चलो फटाफट पढ़ते, पढ़ो क्या, अनप्लॉटिंग ग्राफ ऑफ
log x by m अगेंस्ट मतलब ही वर्सेस, हाँ एक ही बात है, अगेंस्ट log c और अच्छा log c यूज किया, log p भी तुम लोग यूज कर सकते हैं मालूम है। अरे लिक्विड है तो c लिखा, गैस रहेगा तो कर सकते हैं बराबर। आगे log c और log p क्या मिलता है तुमको? अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्जर्व ना, स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमको ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 निकाल के दिखाया प्रैक्टिकल तुमको बराबर कि स्लोप कितना रहता है 1/n। आगे एंड इंटरसेप्ट y एक्सिस कितने पे log के, वो भी प्रूफ हो गया कि log k पे इंटरसेक्ट करता है। क्लियर है? आगे आगे पढ़ो। द फैक्टर 1/n रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, वो इसका वैल्यू किसके बीच में रहता है? 0 से 1 के बीच में रहता है। इक्वेशन 3 होल्ड्स गुड ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर। ये जो इक्वेशन है ना, ये सिर्फ लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर पे ही अच्छा रहेगा, आगे मतलब नहीं, क्योंकि आगे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ना, प्रेशर कितने बढ़ाओ एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट रहेगा। समझा? चलो नेक्स्ट कहाँ तक पढ़ लिए? ये 3 पॉइंट पढ़ लो फटाफट। क्या क्या पढ़ो? क्या व्हेन 1/n टेंड्स टू 0, अगर 1/n तुम्हारा 0 हो गया, टेंड्स लिमिट याद है क्या? उसका मतलब है 0 नहीं है, 0 के बहुत नजदीक है, मतलब 0 ही है। समझा ना? इमेजिन करो ना। हाँ तो अगर मैं 1/n का आंसर 0 लूँ, किधर गया अपना इक्वेशन? इधर। अगर मैंने 1/n का आंसर क्या ले लिया? 0 इंटू log c, 0 बचा क्या? मतलब तुम्हारा log ऑफ x/m का आंसर कितना आ गया? क्या k कांस्टेंट है? तो मतलब पूरा तुम्हारा log ऑफ x/m क्या हो गया? कांस्टेंट। यही पॉइंट है, पढ़ लो फटाफट। पढ़ो क्या? When 1/n tends to 0, x/m क्या हो जाता है? x/m क्या आ जाएगा? अरे खुद सोचो, log ऑफ x/m का आंसर log k। बताओ x/m का आंसर k। नहीं समझा मेरा क्वेश्चन ही। log x/m का आंसर log k, तो log log हटा दो ना, x/m का आंसर k मतलब कांस्टेंट। समझा? तो x/m तुम्हारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। द एड्सॉर्प्शन इज क्यों बताओ? एड्सॉर्प्शन इस केस में इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर क्यों हो गया? दिखाई दे रहा है ये वाला केस, हम ये इसकी बात कर रहे हैं। इस केस में तुम्हारा 1/n कितना हो गया था? 0 हो गया था। तो तुम्हारा log ऑफ किसका? log ऑफ x/m का आंसर कितना आ गया था? log ऑफ k ना, एंटी लॉग ले लो दोनों साइड, x/m का आंसर बोलो कितना आ जाएगा? k। ये फॉर्मूला प्रेशर दिखाई दे रहा है तुमको? तो क्या x/m प्रेशर पर डिपेंड करेगा? वही तो लिखा है यहाँ पे, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। हाँ 1/n का आंसर कितना ले लिया अपन ने? 1 ले लो ना, करते ना मैथ, सब चीज का आंसर मैथ से मिल जाता है अपने को। देखो 1/n का आंसर क्या लूं? 1 लो। बोलो क्या आएगा? बोलो, मैथ्स आता है ना तुमको। log ऑफ x/m इज इक्वल टू क्या? log क्या आएगा? आएगा। क्या 1/n का आंसर 1 ले लूं? 1 इंटू log c को log c लिख दूं? मालूम है ना इतना? log में प्लस रहेगा तो इंटू हो जाता है, इंटू था तो प्लस हुआ, तो प्लस रहेगा तो इंटू होता है। तो बोलो log ऑफ x/m कितना आएगा? log ऑफ k इंटू एंटी लॉग ले लो दोनों साइड। बोलो x/m का आंसर k इंटू, एक काम करते हैं, c के जगह क्या तुम लोग p ले सकते हैं? ठीक है चलो p ले लेते हैं। अभी एक c से देखा ना, एक p से देखो, p तो इधर भी, p तो इधर भी। अब बताओ क्या x/m प्रेशर पे डिपेंड करता है? करता है। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? x/m के सामने न्यूमरेटर में p के डिनोमिनेटर में p है, न्यूमरेटर तो डायरेक्टली बराबर। देयरफॉर x/m इज, मतलब प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाएंगे तो मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट बढ़ जाएगा। समझा लॉजिक क्या? पढ़ो पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, समझा दिया, पूरा समझा दिया है। When 1/n is equal to 1, x/m equal to kp देखो बनाया, और x/m क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। द एड्सॉर्प्शन वैरीज, डायरेक्टली का मतलब सिखाया तुमको। ठीक है लास्ट पढ़ो क्या? सैचुरेट एट आता है तुमको मालूम है, इसके बाद सैचुरेट हो जाएगा। सरफेस भर चुका है, अब जगह खाली नहीं है एड्सॉर्प्शन के लिए। समझा? सैचुरेट हो गया ना, उसके आगे कुछ नहीं होगा। सैचुरेट मतलब एक चीज बस, उसके आगे कुछ नहीं। समझा? सिंपल। पढ़ते हैं नेक्स्ट। पढ़ो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन का यूज कहाँ होता है? एड्सॉर्प्शन का यूज होता है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में। कहाँ यूज होता है? कैटलिस्ट मालूम है? मालूम है कैटलिस्ट? अरे कितना बार यूज किया अपने कैटलिस्ट। रैनी निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब क्या है? ये सब कैटलिस्ट है बराबर। हाँ फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में, असाइलेशन में एनहाइड्रस Cl3 यूज करते हैं, कैटलिस्ट है। समझा? ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोग यूज करते हैं ड्राई ईथर, कैटलिस्ट है। समझा? समझा क्या है? ठीक है चलो। तो कैटलिस्ट जैसे हम लोग एड्सॉर्प्शन में ये देखो, एड्सॉर्प्शन का एक एप्लीकेशन क्या है? कैटलिस्ट।
वही सबसे बेस्ट एग्जांपल तुम्हारा प्लैटिनम, पैलेडियम, रैन निकल के सरफेस पे कौन आता है? हाइड्रोजन। ये एड्सॉर्प्शन ही तो हुआ। और वो याद है वो कैटलिस्ट पे एरो पे लिखते हैं ना हम लोग, कैटलिस्ट है। चलो पढ़ लो फटाफट, क्या है? सॉलिड कैटलिस्ट इज यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर। कुछ मैंने 2-3 एग्जांपल लिखा है, वो देखते हैं हम लोग क्या क्या है। एक एग्जांपल है Fe। Fe मतलब क्या? आयरन। आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज होता है कहाँ पे? मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया बनाने के टाइम पे बेयर्स प्रोसेस नाम है उसका, सॉरी हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स रहता है, बेयर्स नहीं, हेबर्स प्रोसेस नाम है। हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया बनाने के टाइम पे Fe यूज करते हैं। Fe समझा? Fe क्या है? कैटलिस्ट, आयरन। नेक्स्ट प्लैटिनम। प्लैटिनम का यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग, किसके मैन्युफैक्चरिंग में? सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखो, याद रहेगा ये सब, तो एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। तीसरा फाइनली डिवाइडेड निकल, अरे तुम्हारा रानी निकल हाइड्रोजनेशन में यूज करते ना अपन ने, ऑयल मतलब वही तुम्हारा हाइड्रोकार्बन्स, बराबर याद रहेगा। Fe एज अ कैटलिस्ट बताओ किधर यूज करते हैं? अमोनिया बनाने के लिए, बराबर। फिर Pt एज अ कैटलिस्ट प्लैटिनम किधर यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। फाइनली डिवाइडेड निकल हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, सिंपल, बराबर ना। आगे बढ़ते हैं। गैस मास्क, ये कल मैंने तुमको सिखाया था, याद है? गैस का मास्क याद है? जब माइंस में नीचे जाएंगे तो उधर पॉइजनस गैस रहता है, तो उधर चारकोल वगैरह रहता है, एक्टिवेटेड चारकोल, जो भी पॉइजनस गैस है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले और तुमको प्योर एयर मिलेगा, ऐसा। ठीक है, पढ़ लो, सिखा दिया ना, खाली पढ़ने का। पढ़ो क्या? इट इज अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ, आया ना, यही तो बताया था मैंने तुमको, एक्टिवेटेड चारकोल और मिक्सचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अलग अलग टाइप का एड्सॉर्बेंट, मतलब कुछ एक चीज को एड्सॉर्ब करेगा, कुछ दूसरी चीज को एड्सॉर्ब करेगा, ऐसा कुछ, बराबर। हाँ आगे, इट इज यूज्ड इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग करने के लिए। कहाँ पे? इन कोल माइंस, अरे कोयला खदान, बताया था ना, कोयला खदान उधर यूज करते हैं। टू अवॉइड इनहेलिंग ऑफ पॉइजनस गैस, पॉइजनस गैस का इनहेलिंग के लिए, बराबर, वहाँ पे नहीं होना चाहिए ना, पॉइजनस गैस नहीं आना चाहिए। आज मैंने तुमको यहाँ पे किधर तो बताया, सिलिका जेल और चारकोल हम लोग यूज करते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो ये भी है। पढ़ो क्या? कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, जहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं होना चाहिए, समझा, तो वहाँ पे सिलिका जेल रख देंगे या तो चारकोल रख देंगे, वो पूरा का पूरा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आया? कोई जगह रहता है ना जहाँ पे समझो मॉइस्चर का जरूरत नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग? सिलिका जेल, या तो सॉरी एल्यूमिना, ये नहीं है, ये अलग किधर गया? चारकोल नहीं, इधर शायद ये देख के बता दिया, सिलिका जेल, सिलिका जेल, सिलिका यूज कर सकते हो, बराबर, या फिर क्या? एल्यूमिना, बराबर, आर गुड एड्सॉर्बेंट ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर अच्छे से। चारकोल किसको एड्सॉर्ब करता है? वो अलग अलग टाइप के गैसेस को एड्सॉर्ब कर लेता है ना, मोस्टली ज्यादा करके गैसेस को एड्सॉर्ब कर लेता है, ये पढ़ा है अपन ने। नेक्स्ट क्या है? सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। अभी इनर्ट गैस का सेपरेशन कैसे करते हैं? देखो, क्योंकि इनर्ट गैस माना, इनर्ट गैस माना में कौन सा गैस? नोबल गैस, जल्दी रिएक्ट करता नहीं है, तो कोई रिएक्शन से इसको सेपरेट जल्दी किया नहीं जा सकता, तो एड्सॉर्प्शन से इसको सेपरेट कर लेते हैं। कैसे? अलग अलग टाइप का, ये मालूम है नोबल गैस? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, यूजुओ, मालूम है? लास्ट में होता ना 18th ग्रुप की पीरियड, ग्रुप नीचे पीरियड होता है, ऐसा होता है ना। हाँ, तो जो 18th ग्रुप का एलिमेंट्स है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन, ये सब इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। इसको अलग अलग, मतलब ये अलग अलग एड्सॉर्ब होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एड्सॉर्ब होता रहेगा, कुछ अलग कंडीशन में कोई एड्सॉर्ब होता रहेगा। तो मिक्सचर समझो, कोई नोबल गैस का मिक्सचर है, सबको अलग अलग करना है, तो एड्सॉर्प्शन से अलग कर सकते हैं सबको, क्योंकि सब लोग अलग अलग कंडीशन में एड्सॉर्ब होते हैं, ऐसा। चलो पढ़ते फटाफट, पढ़ो क्या? इन मिक्सचर ऑफ नोबल गैस डिफरेंट गैस एड्सॉर्ब्स टू डिफरेंट इंस्टेंट, अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग गैस एड्सॉर्ब हो गया। पहले समझो, पहले हीलियम एड्सॉर्ब हो गया, फिर नियॉन हो गया, पहले हीलियम एड्सॉर्ब हो गया तो उसको निकाल दिया बाहर, समझा, नियॉन एड्सॉर्ब हो गया उसको अलग कर दिया, सेपरेट कर रहे हैं ना, फिर अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेपरेशन कर रहे हैं। आगे, ड्यू टू सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल गैसेस कैन बी सेपरेटेड ऑन कोकोनट चारकोल। कल एनिमल चारकोल बताया था, कोकोनट चारकोल मालूम है? लकड़ी, कोकोनट क्या रहता है सरफेस पे ना, प्लांट का प्रोटीन, सेलुलोज, बराबर, जला दिए, चारकोल ना, मालूम है ना? हाँ, उससे भी चारकोल बनता है, बराबर, ऐसा उसको कोकोनट चारकोल। कल मैंने तुमको कौन सा चारकोल बताया था? एनिमल, वो एनिमल्स की हड्डी से बनता है, बोन से बनता है, और बहुत सारा सिर्फ हड्डी नहीं रहता, बहुत कुछ रहता है उसमें, बराबर, समझा क्या है? और एक टेक्निक है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी मालूम है कुछ तुमको? थोड़ा बहुत मालूम है? नहीं, एक होता है पेपर क्रोमैटोग्राफी, कैसा बताने का, ये भी एक टेक्निक है जिससे हम लोग अलग अलग चीज़ को अलग अलग मतलब एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ, देखो, टेक पूरी तरह से नहीं बता एकदम डिटेल में, जस्ट एक ओवरव्यू देख लो क्या रहता है। एक पेपर रहता है, मैं पेपर क्रोमैटोग्राफी बता रहा हूँ तुमको, पेपर क्रोमैटोग्राफी समझ लो। वैसे अलग अलग टाइप का क्रोमैटोग्राफी प्रोसेस रहता है, अलग अलग एब्जॉर्ब करने के लिए। इस पे एक समझो कोई भी 3-4 अलग अलग कलर है, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी है ऐसा, बराबर, उसका एक ड्रॉप बना है, कलर मिक्स किया ना कभी, हाँ, तो 3-4 कलर मिक्स कर लिया, ब्रश डिप किया और लाके इस पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा एक ऐसा कर दिया, डॉट डाल दिया, कलर रहेगा वहाँ पे, पेपर है, पेपर पे से कलर डाल दिया। फिर इसको एक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, बराबर, सॉल्यूशन में रखते हैं, ये जो है ना कलर, ये ऊपर ऊपर ट्रैवल करता है, ऐसा देखा रहेगा,
देखा है, ये ऊपर ऊपर ट्रैवल करता है। रेड कलर समझो एक पर्टिकुलर जगह पे आके ऐसा ये जिसमें से जितना भी रेड कलर ऐसा डॉट दिखता है ऐसा रेड रेड, ये इधर आके डिपॉजिट ऐसा रेड हो जाता है बराबर। फिर जो ग्रीन रहता है, ग्रीन यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होता है, ग्रीन आगे तक ट्रैवल करता है। ऐसा है नहीं कि रेड पहले होता है, जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ग्रीन आगे तक ट्रैवल करता है, वो इधर आके पूरा चिपक जाता है। फिर कोई दूसरा कलर रहेगा, समझो ब्लू है तो वो और आगे तक जाएगा, ऐसा कुछ ऐसा इधर आए, समझा? अलग अलग हुआ कि नहीं? हाँ, ये ऐसा रहता है क्रोमेटोग्राफी। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे तो बायो वगैरह में भी है, और इसमें भी एक चैप्टर उसमें दिखाऊंगा क्रोमेटोग्राफी एकदम डिटेल में। अभी तो जैसे ऐसे दिया है क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस, और क्या प्रोडक्शन ऑफ हाई वॉल्यूम, ये भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, समझो टेम्परेचर हमने लो रखा है, टेम्परेचर कैसा है? लो टेम्परेचर पे अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। हाँ, टेम्परेचर लो रखा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा रख दिया है, प्रेशर तो भी अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा क्या बताओ, बोलो? अरे ज़्यादा लो टेम्परेचर और ज़्यादा प्रेशर, लो टेम्परेचर पे भी अच्छा एब्जॉर्प्शन, हाई प्रेशर पे भी अच्छा एब्जॉर्प्शन। तो कुछ कंट्रोल्ड कंडीशन रखेंगे तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सकता है ना, तो ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा तुमको एब्जॉर्ब सब्सटेंस का, तो प्रोडक्शन ऑफ हाई वॉल्यूम, ज़्यादा वॉल्यूम मिल सकता है अगर कंडीशन प्रॉपर रखे तो। समझा पॉइंट क्या है? समझा आज क्या क्या पढ़ाया मैंने तुमको, बोलो? तो बताओ आज सबसे पहले अपन ने क्या देखा? आज फैक्टर देखा ना, क्या क्या था? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट था, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट था, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट था, फिर तुमने यहाँ पे देखा टेम्परेचर देखा, प्रेशर देखा, 4-5 समझा? फिर हम लोगों ने देखा कि फाइनली डिवाइडेड, ये तो रट्टा हो गया तुमको, क्या है बताओ? क्या प्रोवाइड करता है ज़्यादा? सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करता है, इसके लिए क्या होता है? ज़्यादा अच्छे से एड्सॉर्प्शन होता है। फिर तुमको पढ़ा कैरेक्टर से, तो सब पढ़ा हुआ चीज़ था यहाँ पे, सब कुछ पढ़ा हुआ चीज़ था। एड्सॉर्प्शन ऐसे तुम याद है, ये रिलेशन है x/m का रिलेशन किसके साथ? P के साथ। कब रहेगा P? गैस वाले कंडीशन में। फिर x/m का रिलेशन किसके साथ? C के साथ। कब रहेगा ये? लिक्विड है, याद रहो सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा तो बराबर। x/m का नाम याद है, क्या बोलते हैं बताओ? सब्सटेंस एड्सॉर्ब पर यूनिट, एड्सॉर्बेंट, राइट। C क्या था? P क्या था? पार्शियल नहीं, इक्विलिब्रियम प्रेशर ना, पार्शियल प्रेशर नहीं, इक्विलिब्रियम प्रेशर। समझा ये सब चीज़? ये लॉग वॉग याद है क्या तुमको? ये सब, ये तो कंडीशन है, ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये देखो बनाने का ऑन द स्पॉट, समझा ना? ये बनाने का, इससे प्रेशर पे डिपेंड कर रहा था क्या? प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, इधर कर रहा था, डायरेक्टली कर रहा था। प्रेशर बढ़ाएंगे तो x/m बढ़ जाता था, समझा? सिंपल है। फिर कुछ एग्जांपल है, कुछ एप्लीकेशन देखा, किधर देखा? कैटलिस्ट में देखा, याद है? आपने Fe यूज़ किया क्या बनाने के लिए? अमोनिया। प्लैटिनम यूज़ किया क्या बनाने के लिए? सल्फ्यूरिक एसिड। और एक लास्ट और था तुम्हारा फेमस, रानी निकल यूज़ किए किसके बनाने के लिए? वो हाइड्रोजनेशन करने के लिए ऑयल्स का, बराबर, वही हाइड्रोकार्बन्स। फिर गैस मास्क याद है? कोल माइंस। हाँ, कंट्रोल ह्यूमिडिटी किसने? सिलिका और एल्यूमिना। फिर ये पढ़ा सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, इंस्टेंटेनियस एड्सॉर्प्शन होता है ना, इंस्टेंट एड्सॉर्प्शन, अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग एड्सॉर्ब होता है। तो अलग अलग कंडीशन से हम लोग इनर्ट गैस को अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी बताया कि एग्जांपल क्रोमेटोग्राफी में कैसे एड्सॉर्ब करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हाई वॉल्यूम याद है? लो टेम्परेचर रखो और प्रेशर ज़्यादा रखो, तुमको ज़्यादा गैस एड्सॉर्ब करके मिल जाएगा। समझा ना? समझा कैसे किया? चलो।